जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने फिल्म्स के बारे में डिस्कशन किया, आज हम थ्योरी ऑफ आर्ट्स के इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। वो स्टेटमेंट जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 यानी इंडियन पॉलिटिक्स में दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट्स को मैं हिंदी में बताऊंगा। हिंदी में स्टेटमेंट्स आपको जल्दी याद रहेंगे, लेकिन इंग्लिश में आपको ये बहुत देरी से याद होंगे। तो आप पेपर में भी बाइलिंगुअल पेपर होता है, तो आप हिंदी में पढ़िएगा, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। मैं भी ट्रिक्स के साथ आपको याद करवा दूंगा और आप अपनी भी ट्रिक्स बना करके याद कर सकते हैं। देखिए, ट्रिक्स बेतुकी हो सकती है, अजीब सी लग सकती है आपको, फालतू की टर्म्स हो सकती हैं, तो हमको याद करना है, मार्क्स चाहिए, है ना। और कोई सीरियस स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा, तो अगर वो डायरेक्ट याद रख सकता है अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक से जल्दी याद होगा, है ना। मेंटॉस ज़िंदगी बोलते हैं हम इसको, जो काम आसान कर देती है हमारा, और नंबर आपको मिलेंगे, है ना। देखो, स्टेटमेंट लिखने नहीं पूछेगा आपको, ये वो आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, है ना, जैसे कि हिस्ट्री में दिया था उसने, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं जो हमारे सामने दिया हुआ है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि गांधी जी का स्टेटमेंट है, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। और यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट ध्यान रखने की नीड नहीं है। आप क्या ध्यान रखोगे? बंटवारा होगा जिस दिन हम आज़ाद होंगे, उस दिन खुशी का दिन होगा, गम का दिन होगा। खुशी और गम के दिन की बात कौन करेंगे? महात्मा गांधी करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। खुशी और गम के दिन की बात कौन करेंगे? महात्मा गांधी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला ये क्लियर हो गया होगा। अगला ये स्लाइड हमारा ये चैप्टर से लिया हुआ है, इसमें ध्यान रखना है सुबह ये आज़ादी। आज़ादी हमको कब मिली? सुबह मिली है, तो ध्यान रख लो। फैज़ अहमद फैज़ यहाँ पर मेन राइटर होंगे। फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा सुबह ये आज़ादी नामक एक कविता लिखी गई, उसका आप ध्यान रहेंगे। अब फैज़ अहमद फैज़ के बारे में देख लेते हैं। फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट में इनका जन्म हुआ। विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में ही रहे। वामपंथी थे, ठीक है, हमेशा पाकिस्तानी शासन में इनका टकराव रहा। लंबे समय तक कारावास में गुजारा और इन्होंने कुछ रचनाएं करी, नक्शे फरियादी, दस्त-ए-सवा, जिंदानामा, ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे। नक्शे फरियादी, दस्त-ए-सवा और जिंदानामा एक इसकी है, फैज़ अहमद फैज़ की रचना है। नीचे मोहम्मद अली जिन्ना दिए हुए हैं, मेन आदमी जिन्होंने विभाजन का कारण बने मुख्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर सुबह ए आज़ादी, है ना, सुबह आज़ादी कैसे किसने दिलाई? फैज़ अहमद फैज़ ने दिलाई, ऐसे ध्यान रख लेंगे। इनकी कुछ कविताएं हैं, है ना, प्रमुख कविता संग्रह, उनको ध्यान रखेंगे। नक्श फरियादी, दस्त-ए-सवा, जिंदानामा, ठीक है। अगला यहाँ पर बारिश शाह से ये अमृता प्रीतम की एक कविता है, ठीक है। अब अमृता प्रीतम के बारे में ध्यान रखना है हमको। अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की कवित्री थी, कथाकार थी, साहित्यकार थी, है ना। लिटरेचर में इन्होंने काम किया, कहानियाँ लिखी, खूब सारी कथाएं लिखी। इनको पद्मश्री ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। विभाजन के बाद ये दिल्ली में रहीं। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने पंजाबी साहित्य पत्रिका यानी नागमणि का संपादन किया। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है, नागमणि, ठीक है। अमृता प्रीतम की क्या है? नागमणि है। अमृता प्रीतम की क्या है? नागमणि, इससे हम ध्यान रख लेंगे। अमृता प्रीतम की क्या है? नागमणि है, ठीक है। पूछेगा, यही पूछेगा, अमृता प्रीतम की क्या है? नागमणि, और एक पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री और कथाकार मानी जाती हैं, ठीक है। सिर्फ इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये पूरी मेहमान नवाजी में कसर, है ना, वो ट्रेन आती थी तो लोग उसका इंतजार करते थे, विभाजन के टाइम पर लोग उनका स्वागत करते थे, मारा काटी मचाते थे, है ना, वो बात यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? शहादत हसन मंटो की कहानियाँ बहुत फेमस है, तो मंटो की कहानी का हिंदी रूपांतर से लिया गया एक अंश है। अब मंटो की कहानी क्या कहलाती हैं? मंटो की कहानी कहलाती हैं कश्र-ए नफ्शी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कश्र-ए-नफ्शी, कश्र-ए-नफ्शी मंटो की कहानियाँ, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो ही गया। अच्छा, ये इसमें क्या बताया जा रहा है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है। पटेल जी इसमें कह रहे हैं, हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं, साथ मिलकर चलें तो देश को
महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के आगाम में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेंगी इस बात को पूरी तरह से समझेंगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्व सामान्य की भलाई के साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, घेर लेगी और हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। यानी स्टेटमेंट पढ़ने से हमको समझ में आ रहा है हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबको साथ में मिल कर के चलने की बात कौन करेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे, है ना। यूनाइट करने का काम इन्होंने किया देश को। प्रिंसली स्टेट्स जो बिखरे थे उन सब का एकीकरण इन्होंने किया, इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है ना। इन्हीं को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन किया, उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत का क्या किया? यूनिफिकेशन किया। आगे बात समझे, एकीकरण किया, एक कर दिया। तो एक करने की बात जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर आप कॉमन सेंस के हिसाब से क्या लगा दोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आप कर दोगे, ठीक है। आगे बात समझ में सिंपल सा, यहाँ पर कुछ क्या याद रखोगे इतना बड़े स्टेटमेंट में, और मैक्सिमम टाइम में होता है इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं पूछता है, वो छोटा सा ही पूछेगा, है ना। और साथ ही साथ अगर पूछ भी लेता है तो हम ध्यान रख सकते हैं कैसे? स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट को समझ करके, उसके अर्थ को समझ करके, ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ पर ये है। नेक्स्ट हमारा यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा, हिंदुस्तानी और सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ ना रह जाएगा, और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। अब देखो, भाषा की बात मेनली गांधी जी आएंगे सामने, ठीक है। भाषावार यानी वो भाषा की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा का जोर बढ़ेगा, है ना। क्षेत्रीय भाषा पर जोर बढ़ेगा, ये बात किसने करी? महात्मा गांधी ने करी, ठीक है। और साथ ही साथ शिक्षा का माध्यम, ऐसे ध्यान रख लो, शिक्षा के माध्यम और भाषा की बात कौन करेंगे? महात्मा गांधी करेंगे, ठीक है। शिक्षा का माध्यम और भाषा की बात कौन करेंगे? महात्मा गांधी करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से स्टेटमेंट को आप ध्यान रख सकते हो। अब अगला स्टेटमेंट, हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूदा नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। अब कोई भी बच्चा थोड़ा सा पढ़ने वाला है तो वो स्टेटमेंट पढ़ करके समझ जाएगा किसका स्टेटमेंट है, अगर उसने एक बार भी ध्यान से पढ़ा होगा। मैं आपको चलो मेंटोस जिंदगी बना देता हूँ आपकी, मैं आप तो सिर्फ एक पॉइंट से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आप नायक पूजा की बात कौन करेगा? हमारे नायक, इस देश के नायक मानते हैं हम जिनको, मान सकते हैं। कौन नायक है? हमारे भीमराव अम्बेडकर, वो सबसे बड़े नायक हैं जिन्होंने हमारे अधिकारों की बात करी, ठीक है। संविधान सभा में उन्होंने भाषण दिया था, उसका ये एक अंश है। तो नायक पूजा की बात कौन करेंगे? नायक पूजा की बात करेंगे भीमराव अम्बेडकर। नायक पूजा की बात कौन करेंगे? भीमराव अम्बेडकर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नायक की पूजा कौन करेगा? भीमराव अम्बेडकर करेंगे। नायक की पूजा कौन करेगा? भीमराव अम्बेडकर करेंगे, ठीक है। ये पॉस्को प्लांट उड़ीसा के एक ग्रामीण विरोध का उतारू, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ इतना ध्यान है, पॉस्को प्लांट कहाँ पे था? भुवनेश्वर में था, उड़ीसा के, ठीक है। जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पॉस्को इंडिया, ठीक है। जगत सिंह जिला ध्यान रख लेना, भुवनेश्वर उड़ीसा में ध्यान रख लेना। पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र की स्थापना का शिकार हुए लोगों को, ठीक है, इसमें पूरी बात बताई गई है, क्लियर। बाकी ज़्यादा इसमें से कुछ पूछेगा नहीं, पूछेगा तो पॉक्सो के बारे में ही वो आपसे पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर देखो, भारत सरकार ने योजना आयोग, जैसे आपने सुना होगा प्लानिंग कमीशन बनाया था। हमने अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसको विकसित करने के लिए योजना आयोग बनाया, जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं आती रहीं। लेकिन कुछ समय बाद ये हुआ कि इस योजना आयोग को बदल करके क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। और कब कर दिया? 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से इसको क्या कर दिया? नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, आज़ादी किन चीज़ों से बनती है? आज़ादी बुनियादी तौर पर विदेशी संबंधों से ही नहीं बनी होती। यही आज़ादी की कसौटी भी है, बाकी सारा
कुछ तो स्थानीय स्वायत्तताएं एक बार विदेश संबंध आपके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चले जाएं तो फिर जिस हद तक आपके हाथ से ये संबंध छूटे हैं, जिन मसलों में छूटे, वहाँ तक आप आज़ाद नहीं रहते। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका किसका है? नेहरू जी का है। अब इस स्टेटमेंट को कैसे ध्यान रखोगे? इस स्टेटमेंट को ध्यान रखोगे आप आज़ादी की कसौटी। आज़ादी की कसौटी की बात कौन करता है? नेहरू जी करते हैं। नेहरू जी किस पर हैं? कसौटी पर हैं। नेहरू जी किस पर हैं? एक कसौटी पर हैं। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। पूरी चीज़ नहीं, उसका की पॉइंट ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी याद रखना है, ठीक। आज़ादी की कसौटी पर नेहरू जी, आज़ादी की कसौटी पर नेहरू जी, ठीक है। अगला स्टेटमेंट हमारा ये भी नेहरू जी का ही है ना। तो इसको भी देख लेते हैं हम। आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों में से एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल ना होने की है। आज दो अग्रणी खेमे रूस और अमेरिका ब्रिटेन के हैं। हम दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखना है, साथ ही उनके खेमे में शामिल भी होना है। रूस और अमेरिका एक दूसरे को लेकर के बहुत शंकित हैं और अन्य देशों पर भी शक करते हैं। इस कारण हमारा रास्ता कठिन है और दोनों हम पर शक कर सकते हैं कि हम उनके विरोधी खेमे की तरफ झुक रहे हैं। इससे बचा नहीं जा सकता। अब इस स्टेटमेंट में ध्यान रखने की आवश्यकता ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी दोनों खेमे की बात कर रहे हैं। यानी एक हमारा कौन सा? सोवियत, अमेरिका, सोवियत इसमें क्या दिया हुआ है? 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ दोबारा से। हाँ, इसमें दो अग्रणी खेमे की बात करिए, एक रूस और एक अमेरिका ब्रिटेन। हाँ, रूस, एक तो रूस की बात कर रहा है वो, ठीक है, और एक अमेरिका की बात कर रहा है। तो रूस और अमेरिका की बात कौन करते हैं ऐसी? और ये दो खेमे किस समय पर थे? आपको ही पता है, नेहरू जी थे उस समय पर, है ना। NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इन्होंने चलाया था। तो बस वहाँ से कॉमन सेंस बिठा करके, लिंक बिठा करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ पर आपको समझ दिखानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। और दो खेमे की बात कौन कर रहे हैं? कसौटी पर कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस के बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर आता है तो। अब यहाँ पर देखो, ये स्टेटमेंट नया है, जैसी राजगोपालाचारी, ठीक है, एडविना माउंटबेटन को एक पत्र में लिखते हैं। ताकत के तीनों साधन संपदा, धन और जन, संपदा, धन और जन से हीन एक देश अब बड़ी तेजी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है। उसकी आवाज़ को दिग्गज देशों की जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। आप ध्यान रखना, ताकत के तीन साधन, यानी अपनी ताकत कौन लगा देते हैं? कौन लगा देते हैं अपनी ताकत? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। राजगोपालाचारी अपनी ताकत लगा रहे हैं। राजा हैं वो, इसलिए गोपालाचारी, ठीक है, राजा हैं इसलिए अपनी ताकत लगा रहे हैं। सी राजगोपालाचारी ताकत लगाने की बात करते हैं। ताकत के तीन साधन हमारे कौन कौन से बताए उसने? संपदा, धन और जन। संपदा, धन और जन, संपदा, धन और जन, संपदा, धन और जन, तीन साधनों की बात कौन करता है? ताकत के तीन साधन राजगोपालाचारी। कसौटी पे नेहरू जी। खेमे की बात कौन करेगा? नेहरू जी। आगे बात समझ में, ठीक है। अगला ABC राजगोपालाचारी। सच कहूँ तो उनको चाउ एन लाई लेकर मेरे मन में बड़े अच्छे भाव जगे। मेरा ख्याल है कि चीन के शासन अध्यक्ष अच्छे इंसान हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। सी राजगोपालाचारी, अब इनको कैसे ध्यान रखो? चाउ एन लाई कौन बोलता है? सी राजगोपालाचारी बोलते हैं। चाउ एन लाई कौन बोलता है? सी राजगोपालाचारी बोलते हैं। चाउ एन लाई, सी राजगोपालाचारी, है ना। ताकत की बात कौन करता है? ताकत की बात कौन करते हैं? राजगोपालाचारी करते हैं। चाउ एन लाई, राजगोपालाचारी, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 1962 के बाद भारत चीन के संबंध कैसे थे? आपको वॉर पता ही होगा, इंडिया चाइना वॉर, इंडो चीना वॉर, ठीक है, उसके लेकर के यहाँ पर बात की गई है। भारत और चीन के संबंधों को सामान्य होने से करीब 10 साल लग गए, ठीक है। इंडिया चाइना के संबंधों को सामान्य होने पर जब 1962 का युद्ध हुआ, तब से लेकर के नॉर्मल होने में रिलेशन को कितना समय लगा? 10 साल का समय लगा। 1976 में दोनों देशों के बीच
संबंध थोड़े से अच्छे हुए। कब? 1976 में। कुछ नेता थे शीर्ष, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, वे तब विदेश मंत्री थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चीनी दौरे पर निकले। अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चीनी दौरे पर निकले। अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चीनी दौरे पर निकले। बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री के, है ना, बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए, ठीक है। नेहरू के बाद कोई प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कौन गया? राजीव गांधी जी गए थे, ठीक है। इसके बाद चीन के साथ संबंधों में थोड़ा सा सुधार आया, व्यापारिक मसलों पर रहा, ठीक है। व्यापार चालू हो गया हमारा अलग अलग चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और ये यहाँ पर मेन बात की गई है। इसमें मेन बात सिर्फ इतनी है कि समय लगा 10 साल का संबंधों को सामान्य होने के लिए, और 1979 के भीतर चीनी दौरे पर कौन पहुँचे? संबंधों को सुधारने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पहुँचे, और उसके बाद बतौर नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कौन पहुँचे? राजीव गांधी जी पहुँचे, ठीक है। अगला यहाँ पर कारगिल संघर्ष के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो कारगिल संघर्ष के तो देखते हैं। 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाके के नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकाने जैसे द्रास, मास्को, काक्सर और बातालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वालों ने कब्जा कर लिया, यानी भारतीय कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया 1999 के भीतर, इसमें द्रास, मास्को, काक्सर और बातालिक, ठीक है। पाकिस्तानी सेना की इससे मिली भगत भांपकर भारतीय सेना इस पर कब्जे के खिलाफ हरकत में आई, ठीक है। और ये खबर लक्ष्य हुई थी कि सब किसने करवाया? पाकिस्तानी सेना ने करवाया ये कब्जा। तो भारतीय सेना ने क्या किया? एक्शन लेना चालू किया। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई कहा गया। इसे क्या कहा गया? कारगिल वॉर कहा गया। 1999 में मई जून में यह लड़ाई लड़ी गई। कारगिल वॉर कब हुआ? 1999 में। कारगिल वॉर कब हुआ? 1999 में। आप ध्यान कैसे रखोगे? चलो आपके दिमाग से निकल सकता है, तो आप ऐसे ध्यान रख लेना कि 1999 में मेरा जन्म हुआ, ये मान लेना, ठीक है। 1999 में मेरा क्या हुआ? जन्म हुआ। आपके सर का जन्म हुआ 1999 में, इससे आप ध्यान रख लेना। उसी साल क्या हुआ? कारगिल का युद्ध हुआ। और हुआ कब? 26 जुलाई। कब हुआ? 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकार में ठिकाना पुनः ले लिया था। 26 जुलाई तक हमने इस पर पूरा कब्जा कर लिया था। कारगिल की लड़ाई ने पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर खींचा, ठीक है, क्योंकि इससे ठीक 1 साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे। 1998 में हमको मालूम है भारत ने अपना दूसरा परमाणु हथियार बना लिया था, तो उसी समय पर पाकिस्तान ने बना लिया था। तो उसी के बाद ये वॉर होता है। तो इस वॉर को लेकर के पूरी दुनिया हमें देख रही थी, और इस पर हमने बहुत ही अच्छी विजय प्राप्त करी, ठीक है। कब हुआ ये? 1999 में कारगिल का वॉर हुआ, और पूरी तरीके से हमने कब्जा कब कर लिया था? 26 जुलाई 1999 को। बहरहाल ये लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रही। पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर के बहुत विवाद मचा। कहा गया कि सेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा था। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण कर लिया, ठीक है। तो परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में इसको अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनमें आपस में ही क्या चल रहा था? आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ठीक है। तो इसके हम ध्यान रख सकते हैं, और आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और पूछेगा क्या? कारगिल वॉर कब हुआ? 1999 के भीतर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में बात की गई है, ठीक है। देखो, भारत के परमाणु प्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का विरोध किया, क्योंकि ये संधियां उन्हीं देशों पर लागू होने को थी जो परमाणु शक्ति से हीन थे। इन शक्तियों के द्वारा परमाणु हथियारों से लैस देशों के जमात के परमाणु शक्तियों के एकाधिकार की वैधता दी जा रही थी। इसी कारण 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया, तो भारत में इसका विरोध किया गया, और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, ठीक हो। क्या हुआ कि भारत को रोका गया कि आप परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, ठीक है ना। और एक यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी भी आई, इस पर साइन करेंगे और आप परमाणु हथियार नहीं बना सकते। लेकिन हमने इस पर साइन नहीं किए, हमने कह दिया फालतू काम नहीं करते हम इस प्रकार से, ठीक है, ठुकरा दिया हमने इसको। 1998 में क्या होता है? 1998 का समय आता है, मई में परमाणु परीक्षण किए गए, ठीक है। और यह जताया गया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल में
लाने की क्षमता है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया। तो 1998 हमने 1995 में ट्रीटी आई थी लेकिन हमने साइन नहीं किया। 1998 हमने अपना परमाणु हथियार बना लिया। भारत को देखा किसने बना लिया, पाकिस्तान ने बना लिया। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये आपको मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए अब हम आगे की स्लाइड को देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है एस निजलिंगप्पा। ठीक है, इतिहास लोकतंत्र की त्रासदी ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब जन समर्थन की लहर के बूते अथवा किसी लोकतांत्रिक संगठन के बल पर सत्तासीन हुआ नेता राजनीतिक आत्ममोह का शिकार हो जाता है और चरित्रहीन चाटुकार दरबारियों की बातों में जीने लगता है। अब आप सिंपल सा ध्यान रखना है, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। चरित्रहीन चाटुकार की बात कौन करता है? चाटुकार की बात करते हैं एस निजलिंगप्पा। ठीक है, चाटुकार की बात कौन करते हैं? एस निजलिंगप्पा। ठीक है, इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित करते हुए एस निजलिंगप्पा ने उन्हें 11 नवंबर 1969 को एक चिट्ठी लिखी। उसमें इन्होंने लिखा, ठीक है, ध्यान रखना ऐसे। यहाँ पर देखो, ये रहा इम्पोर्टेंट। यहाँ पर बताया गया है कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है और भावी इतिहास हमारा है। ये नारा कब दिया गया? 1974 में बिहार आंदोलन के द्वारा। बिहार आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे? इसके लीडर थे जेपी नारायण, लोकनायक जिन्हें कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ध्यान रखना। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास। इतिहास किसका है? बिहार आंदोलन का है। इतिहास किसका है? बिहार आंदोलन का है। ठीक है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछ सकता है ना। ये दिया डी के बरुआ। ठीक है, डी के बरुआ कहते हैं इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ठीक है, अभी यहाँ समझ में 1974 में ये नारा दिया गया था, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी के बरुआ, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, भावी इतिहास हमारा है, बिहार आंदोलन। आज भारत की आज़ादी का दिन है, भारत के लोकतंत्र का दीपक बुझने ना पाए। अब दीपक बुझने की बात कौन करेगा? जो फ्री है वो दीपक बुझने की बात करेगा। फ्री जेपी कैंपेन। ठीक है, यह विज्ञापन द टाइम्स लंदन में 15 अगस्त 1975 में छपाया गया था। फ्री कौन है? मतलब दीपक बुझने की बात कौन करेगा? जो फ्री है, बुझ जाना दीपक। फ्री कौन है? जो दीपक बुझने की बात करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भारत के एक सबसे सफल प्रधानमंत्री। ठीक है, मैं अपने पर्सपेक्टिव से मानता हूँ इनको, आप देख लीजिएगा अपना। सिख समुदाय में से ही नहीं, पूरे भारत राष्ट्र से माफ़ी मांगने में मुझे संकोच नहीं, क्योंकि 1984 में जो कुछ हुआ वह राष्ट्र की अवधारणा तथा संविधान के लिखे का नकारा था। इसलिए मैं यहाँ किसी झूठी प्रतिष्ठा को लेकर नहीं खड़ा हूँ। अपनी सरकार की तरफ से, इस देश की समूची जनता की तरफ से मैं अपना सिर शर्म से झुकाता हूँ कि ऐसा हादसा पेश आया। लेकिन मान्यवर राष्ट्र के जीवन में ऐसी घड़ियाँ आती हैं, अतीत हमारे साथ होता है, हम अतीत को दोबारा नहीं ले सकते, लेकिन मनुष्य के रूप में हमारे पास वह इच्छा शक्ति है और क्षमता है कि हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। तो बेहतर भविष्य के निर्माण की बात कौन करता है? बेहतर भविष्य किसका होगा? ठीक है, बेहतर भविष्य का मनमोहन सिंह। बेहतर भविष्य की बात कौन करेगा? मनमोहन सिंह करेंगे। 11 अगस्त 2005 को राज्यसभा की बहस में हिस्सा लेते हुए जब उन्होंने अपना स्पीच दिया था। एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ शुरू से लेकर के। ठीक है, खुशी और गम का दिन, महात्मा गांधी। खुशी और गम का दिन, महात्मा गांधी। ठीक है, सुबह ए आज़ादी, फैज़ अहमद फैज़। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ की कुछ आप ध्यान रखना, इनकी कविता संग्रह नक्शे फरियादी, 10 तेज हवा, जिंदानामा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, आप जानती हो। अमृता प्रीतम के बारे में ध्यान रखोगे, नागमणि। ठीक है, पंजाबी साहित्यकार और कवित्री थी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर शहादत हसन मंटो का कश्र नफसी। ठीक है, कश्र नफसी, इसको ध्यान रखेंगे। शहादत हसन मंटो कश्र नफसी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा है वो, हाँ, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का वही यूनिफिकेशन की बात करेंगे, एकीकरण की बात करेंगे, सबको साथ लेने की बात करेंगे। तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। जहाँ पर भी एक साथ चलने की बात की जाए, वो कौन करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बताती है? महात्मा गांधी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भाषावार और शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कर रहे हैं। भाषा को कौन करेंगे? महात्मा गांधी करेंगे। शिक्षा पर फोकस कौन करेंगे? महात्मा गांधी करेंगे। बुनियादी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया महात्मा गांधी ने। ठीक है, उसके बाद भीमराव अम्बेडकर, नायक पूजा कौन करेंगे? भीमराव अम्बेडकर, नायक पूजा, भीमराव अम्बेडकर, नायक पूजा, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है,
यहाँ पर पॉक्सो प्लांट भुवनेश्वर जगत सिंह जिले में प्रस्तावित हुआ है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, इसका विरोध भी किया गया काफ़ी उड़ीसा के भीतर, ठीक है। और यहाँ पर प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग था वो 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया और क्या बन गया है, नीति आयोग बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी की कसौटी पर कौन है, नेहरू जी। आज़ादी की कसौटी पर कौन है, नेहरू जी। आज़ादी की कसौटी पर कौन है, नेहरू जी। 2 खेमे रूस और अमेरिका की बात कौन करेंगे, नेहरू जी। 2 खेमे रूस और अमेरिका की बात कौन करेंगे, नेहरू जी, ठीक है। आगे ताकत है ना, ताकत के 3 साधन किसने बताए, राजगोपालाचारी। ताकत के 3 साधन राजगोपालाचारी, धन संपदा और जन, संपदा धन और जन, संपदा धन और जन, सी राजगोपालाचारी। ताकत के 3 साधन, ताकत के 3 साधन कौन, सी राजगोपालाचारी। ताकत के 3 साधन सी राजगोपालाचारी, ताकत के 3 साधन सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सच कहूँ तो उनको यानी चाउ एन लाई सी राजगोपालाचारी, चाउ एन लाई सी राजगोपालाचारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि 1962 में जब भारत इंडो चीन वॉर हुआ तो उसके बाद जो स्थिति थी, हमारे संबंध है चाइना के साथ, वो 10 साल में बहाल हुए, ठीक है, थोड़े ठीक संबंध बने। कब, 10 सालों बाद। तो इसमें बताया गया कि बहुत सारे नेता थे ऐसे जो गए थे वहाँ पर उनसे बातचीत करने, संबंधों को सुधारने के लिए। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे वो उस समय। कब गए, 1979 में चीन के दौरे पर गए। नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री होते हुए कौन गया, अटल बिहारी वाजपेयी गए। वो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री कौन गया, राजीव गांधी गए, ठीक है। आगे बात समझ में। कारगिल वॉर 1999, ध्यान रखोगे 26 जुलाई 1999 को, 26 जुलाई 1999 को हमने विजय प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर विवाद ध्यान रखोगे 1995 में क्या आता है, CTBT आता है। हम मना कर देते नहीं भैया हमको साइन नहीं करना, हम कुछ ही सालों बाद 1998 अपना परमाणु हथियार बना करके तैयार कर लेते हैं। हमारी देखा देखी हमारा पाकिस्तान भी छोटा सा बना करके तैयार कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चाटुकार एस निजलिंगप्पा कौन, चाटुकार, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। इतिहास हमारा है कौन, इतिहास हमारा है, इतिहास हमारा कब होगा, जब बिहार आंदोलन होगा। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, DK बरुआ, ठीक है। दीपक बुझेगा, दीपक बुझने की बात कौन करेगा, जो फ्री है। दीपक बुझने की बात कौन करेगा, जो फ्री है, ठीक है। तो फ्री JP ध्यान रखना, फ्री JP कैंपेन ध्यान रखना, ठीक है। और बेहतर भविष्य की बात कौन करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह करेंगे। बेहतर भविष्य की बात कौन करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो काम है बहुत आसान हो गया, आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। पेपर में स्टेटमेंट आप इंग्लिश मीडियम में लेकिन आप हिंदी में पढ़ करके आंसर करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश में फंस जाओगे तो पजल्ड हो जाओगे, आप आंसर नहीं दे पाओगे। आगे मेरी बात समझ में। तो आप किस में करोगे, हिंदी में पढ़ोगे, बाद में इंग्लिश में पढ़ लेना क्लैरिफिकेशन के लिए। बाकी आपका काम मैंने आसान कर दिया है, ठीक है। आपको हिंदी में पढ़ना है और इंग्लिश में अपना आंसर लिखना है, समझ गए ना, ठीक है। और अब कोई भी अपडेट होता है बाकी मैं आपके अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको तक पहुंचा दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको समझना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो अच्छी बात है, बना सकते हो, ठीक है। चलो अगली वीडियो में